Hello students, once again I am before you to solve the question paper of second shift of 4th September of IIT JEE Main 2020. Yes please. तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन माय फेवरेट एरिया दैट इज वेरिएंस से रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था, वो देखिएगा क्वेश्चन क्या था. आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट. क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ है एक्स सीरीज है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है और सीरीज मेरी दे रखी है क्लास इंटरवल वाली. तो जो मेरी एक्स सीरीज है वो क्लास इंटरवल वाली सीरीज दे रखी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इंटरवल लेंगे हम 0 to 10. पहला इंटरवल दिया है क्वेश्चन में 0 to 10, देन 10 to 20 एंड देन 20 to 30. इज दैट क्लियर? ये आपको क्लास इंटरवल दिए, साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2x2 और क्वेश्चन में दिया वेरिएंस इक्वल टू 50. क्वेश्चन में दिया वेरिएंस इक्वल टू 50. इज दैट क्लियर? तो आपको फाइंड क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स कितना होगा. यस फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये चीज बताना चाहता हूं कि जो एक्स है ना, ये क्लास इंटरवल्स के मिड वैल्यू लेंगे अपन. तो ये मेरा 5 ले लेंगे, ये हम इसको 15 ले लेंगे, ये इसको हम 25 ले लेंगे. इज दैट क्लियर? और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा 2 ले लेंगे, ये हम एक्स ले लेंगे, ये हम 2 ले लेंगे. सबसे पहला हम काम करते हैं मीन निकालने का. सबसे पहले मीन निकाल लेंगे. मीन क्या होता है मेरा? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. तो जब मैं समेशन एफ एक्स करूंगा तो 5 2 10 बनेगा मेरा, देन 15x देन प्लस 50 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरा आ रहा 4 प्लस एक्स. यस नो? तो ये मेरा 50 प्लस 10 कितना हो गया? 60. तो ये मेरा बनेगा एक्स बार इक्वल टू 60 प्लस 15x डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स. यस नो? और यदि मैं ऊपर 15 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या आएगा? 4 प्लस एक्स और नीचे भी क्या है? 4 प्लस एक्स. तो ये मेरा कैंसिल होकर के क्या बनेगा? 15 बनेगा. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब मैं आपको वेरिएंस का एक फार्मूला बताता हूँ. फार्मूला होता है मेरा वेरिएंस का समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f. और ये चीज आपको दे रखी है 50. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ कि ये मीन से मैं डेविएशन लेके x माइनस एक्स बार निकाल लेता हूँ. और x माइनस एक्स बार में निकालता हूँ तो 5 और 15 का डिफरेंस मेरा -10 आता है, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर मेरा 10 आता है. और यदि मैं इनके स्क्वायर कर लेता हूँ तो ये मेरा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मेरा बनेगा, ये 100 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये मेरा 100 बनेगा. इसका मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मेरा 200 बनेगा, यहाँ पर 0 इंटू एक्स मेरा 0 बन जाएगा और यहाँ पर मेरा 100 इंटू 2 मेरा 200 बन जाएगा. अब मैं फार्मूले में पुट करके तुरंत आंसर ला सकता हूँ. तो ये समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मेरा हो जाएगा, ये एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन मेरा ये 400 हो जाएगा. यस नो? और यदि ये मेरा 400 होता है तो ये 400 मेरा आ रहा है यहाँ पर टोटल इसका, ये 400. तो ये 400 में यहाँ पर पुट करूंगा. 400 डिवाइडेड बाय एफ का टोटल मेरा आ रहा है फ्रीक्वेंसी का टोटल 4 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 50. तो ये मेरा आ जाएगा 400 इक्वल टू 200 प्लस 50x. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ गया 200 इक्वल टू 50x. तो मेरा x इक्वल टू क्या बनेगा? 4 बनेगा. तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते थे. बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू. क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी पहले अपन ये इसका ले रहे हैं क्वेश्चन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ. आपको एक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है और वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0. और साथ में ये भी दिया है कि अल्फा एंड गामा आर रूट्स ऑफ, मतलब एक रूट कॉमन है दोनों के अंदर. और वो जो दूसरी इक्वेशन है वो है मेरी 3x स्क्वायर माइनस मेरा 10x प्लस 27 लेमडा इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, बीटा एंड गामा डिवाइडेड बाय लेमडा. इस तरह से इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है. सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा अल्फा प्लस बीटा का मेरा वैल्यू कितना बनेगा? 1 बन जाएगा. अल्फा इंटू बीटा मेरा बनेगा 2 लेमडा. इसी तरह से मेरा बनेगा अल्फा प्लस गामा 10/3 बन जाएगा. अल्फा प्लस गामा, ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसके रूट अल्फा गामा, तो ये आ जाएगा मेरा 10/3. और इसी तरह से मेरा जो अल्फा गामा है वो मेरा बन जाएगा 27 लेमडा अपॉन 3. तो कैन आई से इट इज 9 लेमडा? यस नो?
चलिए अब मेरा जो अल्फ़ा है वो दोनों का कॉमन रूट है, तो ये दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं पहली इक्वेशन में अल्फ़ा पुट करके देखता हूँ, तो मेरे को मिलेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? सेकंड इक्वेशन में अल्फ़ा पुट करता हूँ तो ये मेरा बनेगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा आ रहा है, और उसके बाद मेरा ये बनेगा प्लस 27 लेमडा इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब ये जो मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैं वैल्यू लाने का ट्राई करूंगा लेमडा का, क्योंकि या तो मेरे को इक्वेशन लेमडा में लाना है या अल्फा में लाना है, तो मैं लेमडा का वैल्यू इससे लाने का ट्राई करूंगा। तो मेरा लेमडा इक्वल टू बनेगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये लेमडा का वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो मेरा बनेगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लेमडा का वैल्यू अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या बनेगा मेरा 0। अब ये मैं 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा बनेगा 27 अल्फा माइनस 27 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फाइनली तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी माइनस का 21 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा माइनस का 21 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? थ्रू आउट मेरा अल्फा कैंसिल हो जाता है, तो मेरा हो जाएगा 7 इक्वल टू 21 अल्फा, तो मेरा अल्फा कितना आ गया 1/3, और अल्फा आ गया तो मेरे को हर चीज़ मिल जाएगी। अब इज दैट क्लियर? तो यदि मेरा अल्फा 1/3 आ गया, तो मैं अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करके मैं इसका लेमडा का वैल्यू निकाल लूँगा, तो मेरा लेमडा का वैल्यू बनेगा अल्फा का वैल्यू 1/3, तो 1/3 माइनस 1/9 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा, तो ये मेरा बन जाएगा फाइनली एलसीएम ऊपर 9 आ गया, तो ये मेरा 3 3 3 माइनस 1 2, और ये मेरा 2 आ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 2/9 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर? तो फाइनली मेरा सॉल्व करने पर कितना बनेगा, ये 1/9 बन जाएगा, 2/18 यानी 1/9 बन गया, तो ये मेरा इसका वैल्यू आ गया लेमडा का। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मेरे को जिस चीज़ का वैल्यू फाइंड करना उसमें से मुझे लेमडा पता चल गया, एक अल्फा पता चल गया, इस अल्फा से बीटा और गामा निकाल लूंगा मैं। अब यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन है अल्फा गामा इक्वल टू 9 लेमडा का वैल्यू आपके पास आ चुका है, वो है 1/9, और अल्फा का वैल्यू 1/3 आ गया, तो ये मेरा गामा बन जाएगा, 9 से 9 कैंसल, तो गामा इक्वल टू 3 आ गया, तो मेरा गामा का वैल्यू भी 3 आ गया। इज दैट क्लियर? और एक चीज़, यदि अल्फा का वैल्यू 1/3 है तो फर्स्ट इक्वेशन से बीटा मेरा 2/3 हो जाएगा, तो मैं तुरंत ये सारे वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो बीटा मेरा 2/3 है, गामा का वैल्यू मेरा आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय अल्फा का वैल्यू, सॉरी ये लेमडा का वैल्यू मेरा आ रहा 1/9, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 पलट के ऊपर जाएगा, 18 मेरा आंसर आ जाएगा। तो डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, बट आपको ये सब वर्किंग करना पड़ेगी, और वर्किंग करने में टाइम थोड़ा सा कंज्यूम होएगा, तो जितना स्पीड से आप चल पाएंगे आप कर पाएंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन भी, और ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सा खतरनाक भी लोग इसको बोल रहे हैं, लेकिन आप देखो ये बन तो सकता है क्वेश्चन। π/6 से लगा करके π/3 के लिमिट्स के अंदर एक इंटीग्रेशन दे रखा है, और वो क्वेश्चन ये है 2/10³ इंटू सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 3x, राइट? जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर के। यस प्लीज। ट्वाइस, सॉरी यहाँ पर ट्वाइस नहीं है, 10³ साइन स्क्वायर 3x, और ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ट्वाइस सेक स्क्वायर x साइन स्क्वायर 3x प्लस 310x देन साइन 6x, ब्रैकेट क्लोज। बस कुछ भी नहीं करना था, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें लिमिट π/6 से π/3 ये लिख रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो इसको मैं पहले अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
तो ये मेरा जो 2 आएगा वो मैं पहले लिख देता हूँ आगे, तो ये मेरा आ जाएगा 2। अच्छा 2 के साथ मेरा आएगा 10 क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर 3x यहाँ भी है और साइन स्क्वायर 3x यहाँ भी है, तो फाइनली मेरे को मिलेगा साइन पावर 4 3x। इज दैट क्लियर? साइन पावर 4 3x मेरे को मिल जाएगा। देन फिर मेरे को यहाँ पर बचा क्या है, सेक स्क्वायर x बचा है। इज दैट क्लियर? प्लस अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3 10 पावर 4x, ये 3 मेरा लिख रहा हूँ मैं पहले, 10x एक यहाँ पर है, 10 क्यूब x बाहर है, तो 3 मेरा आएगा 10 पावर 4x। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद मेरा क्या बचा यहाँ पर, साइन 6x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन 3x देन कॉस 3x। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका अप्रोच पूरा समझ लीजिए। π/6 से π/3 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 10 क्यूब x। नेक्स्ट इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 2 10 क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर x, ये मैं पास पास लिख देता हूँ। और साथ में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन पावर 4 देन 3x। कोई बच्चा तो नहीं, सारा आ गए टर्म्स? यस। प्लस अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये जो 2 3 ये मैं 6 ले रहा हूँ यहाँ पर, और अब साथ में मेरा बचा यहाँ पर ये जो साइन 3x साइन क्यूब 3x 3 10 पावर 4x, सॉरी ये जो मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ पर कोई चीज़ छूटी तो नहीं, एक बार चेक कर लो। ये तो 3 10 पावर 4x हो जाएगा मेरा, और साइन स्क्वायर 3x, यहाँ पर साइन स्क्वायर 3x और एक आना था यहाँ पर साइन स्क्वायर 3x। इज दैट क्लियर? तो साइन स्क्वायर 3x और ये साइन 3x मेरा हो जाएगा साइन क्यूब 3x। इज दैट क्लियर? और साथ में आ जाएगा मेरा ये वाला 10 पावर 4x और साथ में आ जाएगा मेरा कॉस ऑफ 3x। इज दैट क्लियर? तो ये सारे टर्म्स मेरे कवर हो गए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ का फ़ायदा उठाने का ट्राई करूँगा। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि यहाँ पर यदि मैं 10 पावर 4x का डिफ्रेंशिएशन सोचूं क्या होता है। 10 पावर 4x का डिफ्रेंशिएशन है, तो मैं यहाँ पर d/dx लिख देता हूँ। तो ये मेरा मिलेगा 4 10 क्यूब x और 10x का वापस क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x। इज दैट क्लियर? तो यदि मैं यहाँ पर ये जो 2 है इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ 4 ले लेता हूँ, और ये जो 6 है मैं इसको भी 12 ले लेता हूँ। अभी बता देता हूँ मैंने ऐसा क्यों करा। और मैं बाहर एक 1/2 ले लेता हूँ, तो शायद मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं पहले इसको इस तरह से लिख रहा हूँ d/dx, मतलब ये जो चीज़ मेरी है ये इसका d/dx के इक्वल हो जाएगी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि साइन पावर 4 3x इसका d/dx में ले रहा हूँ। साइन पावर 4 3x का डिफ्रेंशिएशन यदि मैं लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 4 साइन क्यूब 3x, और उसका वापस हो जाएगा मेरा साइन 3x का कॉस 3x, और कॉस 3x का वापस मेरा 3 हो जाएगा। तो फाइनली ये 3 4 मेरा 12 साइन क्यूब x कॉस 3x आ जाएगा। तो ये मेरा 12, ये साइन क्यूब x, ये कॉस 3x, ये सारी चीज़ें मेरी इसके अंदर कवर होती है इसके डिफ्रेंशिएशन में। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने डिफ्रेंशिएशन किसका करा है, साइन पावर 4 3x का। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूँ आपको वो देखना है। 1/2 π/6 से π/3। कैन आई से कि ये जो डिफरेंशिएशन था, ये जो मैंने लिखा था, ये किसका डिफरेंशिएशन था, 10 पावर 4x का। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 10 पावर 4x का डैश यानी मेरा मीनिंग डिफरेंशिएशन से है, यही है। और यहाँ साथ में लिख रहा हूँ मैं साइन पावर 4 3x प्लस, अब की बार मैं 10 पावर 4x ये वाला एज इट इज लिख देता हूँ 10 पावर 4x, और बचा कुचा जो भी है मेरा इसका डिफरेंशिएशन ही तो है, किसका, साइन पावर 4 3x का। साइन पावर 4 3x का डिफरेंशिएशन यानी इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ मैं, डैश लगा देता हूँ। इज दैट क्लियर? अब ये आपने पढ़ा होगा कि f इंटू जी का डिफरेंशिएशन होता है fg डैश प्लस gf डैश, यही होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ है ये मेरा इन दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ लिख देता हूँ मैं। तो ये मेरा आ जाएगा π/6 से π/3, π/6 से π/3, और ये इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है, बाहर 1/2 आएगा। इनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि 10 पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय मेरा हो जाएगा साइन पावर 4 3x। आई होप दैट इज क्लियर। तो
तो इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन ही तो वो पिछले स्टेप में लिखा था। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन मेरा खत्म हो गया, तो मेरा 1/2 बनेगा π/6 से π/3। और अब अंदर क्या बनेगा ये, सॉरी अब इंटीग्रेशन का साइन भी नहीं रहेगा क्योंकि अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गए। तो सिर्फ मेरा बचा ये 10 पावर 4x मल्टीप्लाइड बाय साइन पावर 4 3x और लिमिट डाल देंगे इसकी π/6 से π/3। इज दैट क्लियर? अब कुछ भी नहीं करना, अपर लिमिट पुट करके माइनस लोअर लिमिट पुट कर लीजिएगा। फाइनली आई थिंक -1/18 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा क्लू मैंने आपको इसका दे दिया कि आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। A1 A2 A3 अप टू AN क्वेश्चन में दिया है A1 A2 A3 से लगा करके AN तक। ये अपने टर्म से किसके, AP सीरीज के। AP के अंदर दिया है कॉमन डिफरेंस इंटीजर है, वेयर D इज इंटीजर। कॉमन डिफरेंस इसका इंटीजर है और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। एंड AN इक्वल टू 300, यानी जो nth टर्म है वो इसका 300 है और जो n है वो बिलोंग करता है 15 से 50 के बीच में ही आ रहा मेरा n। और आपको ये फाइंड करना है Sn-4 देन Sn-4 कॉमा An-4, यानी कि n-4 टर्म्स का सम पता करना है और साथ में n-4th टर्म पता करना है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए तो सबसे पहले ये जो दिया है आपको AN इक्वल टू 300, यहाँ से मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग अप्रोच कर रहा हूँ। तो AN इक्वल टू 300 का मतलब हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D, ये मेरा 300 के इक्वल आ जाएगा, यस नो। अब साथ में A1 जो मेरा है वो A1 कितना है, मेरा 1 है, तो ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस n-1 इंटू D, मेरा 300 बन जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा D n-1 मेरा इक्वल टू बन जाएगा 1 इधर आएगा तो 299 बनेगा डिवाइडेड बाई D। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा एक रिलेशन बन गया n-1 इक्वल टू 299 डिवाइडेड बाई D। अच्छा क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि D हमारा क्या है, इंटीजर है और साथ में जो n है वो n तो इंटीजर हो गई, नंबर ऑफ टर्म है। तो अब 299 से कौन कौन डिविजिबल होते हैं एक बार अपन ये ट्राई मार के देख लेते हैं। तो एक तो 1 से डिविजिबल होता है 299, और किससे डिविजिबल होगा, 299 के फैक्टर करके देखो जरा। तो 299 किस किस से डिविजिबल होगा, यस प्लीज पता करिए। तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं कि 299 किस किस से डिविजिबल होगा। तो एक 13 और एक 24, 13 से डिविजिबल होगा और 24 से डिविजिबल होगा 299। और कोई नंबर जिससे डिविजिबल हो तो देख सकते हैं 299। अब 299 का आपका डिविजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं अपन किससे डिविजिबल है रफ में। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 299, जस्ट अ मिनट, 299 एक बार मैं देखता हूँ 13 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है। तो 13 2 मेरा बनेगा 26, तो ये मेरा बचा 3, 9 13 3 तो 13 और 23, सॉरी 24 नहीं 13 और 23, ये दोनों प्राइम नंबर है। तो ये 1 2 3 और एक खुद 299, इसके अलावा D का कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 299 केवल इन सारे टर्म्स से ही डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब मेरे को यदि मैं D का वैल्यू 1 लेता हूँ तो मेरा n-1 कितना बनेगा, 299, तो मेरा n बनेगा 300, जो कि मेरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा n किसके बीच में होना चाहिए, मेरा n लाई करना चाहिए ये वाले कंडीशन 15 और 50 के बीच में। तो ये मेरा फेल हो गया। n-1 इक्वल टू 299 बाई 13 में लेता हूँ तो मेरा 23 आ जाएगा, तो n मेरा 24 बनेगा, ये मेरा एक्सेप्टेबल आंसर है। इसी तरह से मैं n-1 इक्वल टू में लेता हूँ, इसको मैं 23 लेता हूँ तो ये 13 आ जाएगा, तो n मेरा 14 बन जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और यदि मैं n-1 इक्वल टू ये 1 ले लेता हूँ तो n मेरा 2 आ जाएगा, ये भी मेरा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पक्का हो गया कि n कितना है 24। वो कब आ रहा है, जब हमने d को कितना लिया था 13, तो पता चल गया d इतना है और n 24 है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अब आपको निकालना था एक तो ये an-4 और n कितना है 24, तो n-4 हो जाएगा 20, यानी एक तो आपको 20th टर्म निकालना है और जो 24th टर्म है वो 300 है, n24 है ना। तो 300 यदि मेरे को पता है लास्ट टर्म है और मेरे को 20th टर्म यानी उससे 4 टर्म पहले वाला निकालना है, तो मैं d का 4 गुना ही माइनस कर दूं ना सीधा,
ज़्यादा लोड क्यों लूँ। तो डी मेरा 13 है, तो 13 फोर जा कितना हो जाएगा 52 में माइनस करता हूँ तो मेरा 248 बनेगा A20। ये मेरा 20th टर्म आ गया। अब 20 टर्म्स का मेरे को सम भी करना है, तो सम का तो सीधा सीधा फार्मूला n/2 a + l। फर्स्ट टर्म में मेरा 1 और लास्ट टर्म में मेरा 248, ये अभी भी निकाल चुका हूँ मैं। तो ये इससे कैंसिल होकर के 10 आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 249 हो गया ये, तो 2490 ये मेरा सम आ जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा स्पीडली इस काम को करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए अपने को। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है लिमिट वाला। देखिएगा, लिमिट t टेंड्स टू x, t इज टेंडिंग टूवर्ड्स x, देन x स्क्वायर f ऑफ t माइनस t स्क्वायर f स्क्वायर x डिवाइडेड बाय t माइनस एक्स, और ये दिया है इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन पूछा आपको fx इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन पूछा है, और साथ में ये भी गिवन है कि f1e के इक्वल है, f1e के इक्वल है। इज दैट क्लियर? तब यहाँ पर देखो fx कोई फंक्शन है, और यहाँ पर आपका एक तरह से ये t टेंड्स टू x है, तो एक तरह से यहाँ अपना जो नंबर रहता है ना, उसकी जगह अपना x है। इज दैट क्लियर? और वेरिएबल मेरा t है ऐसा लग रहा है, तो मैं इसको x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। दूसरी चीज, ये जो मेरा फंक्शन है t की जगह मैं x रखता हूँ, तो ये मेरा x स्क्वायर fx हो गया, और ये x स्क्वायर, और ये मेरा x स्क्वायर सॉरी f स्क्वायर है यहाँ पर। तो ये मेरा 0/0 का फॉर्म ले रहा है क्या? सबसे पहले ये देखो, इज दैट क्लियर? तो 0/0 का यदि मेरा फॉर्म ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा, लॉपिटल लगा लूंगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा लूंगा, यस नो। तो लिमिट x t टेंड्स टू x, यदि मैं एल हॉस्पिटल रूल्स लगाता हूं तो मेरा क्या बनता है, देखो आप। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, और एफ स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये मेरा बनेगा 2ft, और वापस मैं एफ टी का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे को बनेगा f'(t). इज दैट क्लियर? माइनस अब टी स्क्वायर का मेरा बनेगा 2t, और एफ स्क्वायर एक्स एज इट इज मेरा रहेगा, और ये मेरा 1 हो जाएगा। और ये सब किसके इक्वल दे रखा है? 0 के इक्वल दे रखा है। जिसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो एक्स स्क्वायर ट्वाइस एफ, अब पहले टी को एक्स तो रख ही दें अपन, नीचे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ट्वाइस एफ एक्स, देन f'(x), जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स रखना है अपने को। t टेंड्स टू x है तो -2t और -2x सॉरी, देन f स्क्वायर x, ये इज इक्वल टू मेरा 0 बनता है। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू f'(x) मेरा बनेगा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स, एफ स्क्वायर एक्स बनेगा। एक तरह से वो एफ एक्स का होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब यहाँ पर आप देखो 2 से मेरा 2 कैंसिल हो रहा है, x से मेरा ये वाला एक x कैंसिल हो रहा है, और एफ एक्स से मेरा ये कैंसिल होके एक एफ एक्स यहाँ पर बच रहा है। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मेरा यहाँ पर एक तो x बचा, f'(x) है तो मैं इसको dy/dx लिख सकता हूँ, यानी कि एफ एक्स मेरा y है एक तरह से, तो इज इक्वल टू, अब मेरा ये जो एफ एक्स आ रहा है इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकता हूँ। तो फाइनली मेरा क्या बना, ये dy/y इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई x, ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल वाला केस बन गया। तो ये मेरा जो dy/y है ये मेरा हो जाएगा log y इक्वल टू मेरा बनेगा log x प्लस log c लिख दूँ, चलेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरा बनेगा log y इक्वल टू log cx हो गया, log की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, log से log कैंसिल, तो y इक्वल टू मेरा आ जाएगा cx। आई होप दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि f1 इक्वल टू e, मतलब x को 1 रखते हैं तो y का वैल्यू e आता है, तो e इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा, c। इज दैट क्लियर? अब आपको सोल्यूशन किसका निकालना है, fx इक्वल टू 1, इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है fx इक्वल टू 1। तो fx इक्वल टू 1 का मतलब ये हो जाएगा मेरा y इक्वल टू 1, fx ही तो मेरा y है, और y क्या है, cx, तो ये मेरा हो जाएगा cx इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? और cx इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c, और c किसके इक्वल है, e के इक्वल है, तो ये 1/e मेरा ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर ये दिया है फाइंड द मिनिमम वैल्यू find the minimum value of 2 power sin x plus 2 power cos x।
2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स का आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले यहाँ पर जब भी इस तरह की चीज़ें होती है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की, तो डेफिनेटली एक चीज़ आपको याद आती ही होगी, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ये फंडा अपन यहाँ पर लगाएंगे, तो ये मेरा बनेगा 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स, 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। ये अरिथमेटिक मीन हो गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि मैं अंडर रूट कर लूंगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का, तो ये मेरा बनेगा 2 पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यस नो, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो डायरेक्ट ऐसा लिख लूँ मैं, चलेगा, कोई इशू तो नहीं इसके अंदर। चलिए, तो ये मेरा बनेगा 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मेरा 2 इधर ले लेता हूँ मैं, और ये इंटू 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2, पावर है ना ये, तो बाई 2 कर देता हूँ, पावर एक तरह से 1/2 है, रूट हटाएंगे तो। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मेरे को क्या करना है, इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मेरे को इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू निकालने का ट्राई करना पड़ेगा। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू पता है किसी को? यस, बताएं आंसर जरा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है वो मेरा लाई करता है ये दोनों का टोटल माइनस √2 और प्लस √2 के बीच में लाई करता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू। प्लीज डू रिमेंबर, याद रखिएगा ये चीज़। तो यदि मेरे को मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेना है तो ये मैं लूँगा 2 इंटू 2 की पावर माइनस में √2 ले रहा हूँ मैं मिनिमम वैल्यू अपॉन 2, तो ये मेरा बनेगा 2 इंटू 2 की पावर माइनस 1/√2 बनेगा ये। तो फाइनली आ गया 2 की पावर 1 माइनस 1/√2, ये मेरा आंसर आ गया। ये इससे तो ग्रेटर ही होगा 2 पावर साइन एक्स प्लस 2 पावर कॉस एक्स, तो ये इसका मेरा मिनिमम वैल्यू बना। इज दैट क्लियर? आप यदि ये वाला लेंगे तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आपको मिनिमम चाहिए तो आपको ये लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर ये दिया है 2 persons A and B are throwing a dice. This is very important question of probability. Is that clear? Probability का important question है, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, एक्सक्यूज मी। तो probability का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे अपन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 2 persons A and B, toss a dice, pair of dice. Anybody, sorry, A wins if he gets total 6. A wins if he gets sum 6, and B wins if he gets 7 यानी sum. If A starts the game and the game is continue until anyone wins, find the probability of winning A. तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकालना है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपने सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि दो लोग हैं, A और B, जो डाइस टॉस कर रहे हैं। तो सबसे पहले A के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं अपन। A कब जीतेगा? जब उसको 6 आएगा सम। तो 2 डाइस का टोटल 6 कब आ सकता है अपन ये देख लेते हैं। एक तो 1 5 में आता है, एक 5 1 में आता है, एक 3 3 में आता है, एक 4 2 में आता है, एक 2 4 में आता है, और तो कोई केस नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5, तो ये मेरा 5/36 प्रोबेबिलिटी होगी A के जीतने की। और B के जीतने की प्रोबेबिलिटी अपन निकाल लेते हैं। B का विन कब होगा? जब उसको 7 मिले। अब 7 कब आता है? 3 4 में 7 आता है, 4 3 में आता है, 2 5 में आता है, 5 2 में आता है। तो ये 4 केसेस आ रहे हैं मेरे इसके। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये यहाँ पर मेरा केसेस आ जाएगा। इफ़ ही गेट्स 7, जस्ट अ मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस प्लीज। तो ये
सम 6 आने पर ए जीतेगा और सम 7 आता है तो कौन जीतेगा? बी जीतेगा। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाएगी 7 वाले केसेस, कोई छूटा तो नहीं, 3 4 4 3, देन 2 5 5 2, सॉरी 6 1 1 6 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा बनेगा 6/36। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पी ए हो गया, ये मेरा पी बी हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए का जीतना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। ये इफ ए स्टार्ट्स द गेम, गेम को स्टार्ट कौन कर रहा है? ए। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ए जीत जाएगा, या तो ये तरीका होगा, या सेकंड एक तरीका ये होगा कि ए हार जाए, फिर बी हार जाए, फिर ए जीते, या फिर ए हार जाए, बी हार जाए, अगेन ए हार जाए, अगेन बी हार जाए, फिर ए जीते, दैट्स इट। ये चलता ही जाएगा। आपको याद आ गया होगा, जीपी सीरीज बनती है इसके अंदर, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी मेरी बनती है 5/36, और जहाँ पर भी और आएगा वहाँ पर प्लस करना है। ए के हारने की प्रोबेबिलिटी मेरी बनती है ये 31/36, तो बी के हारने की मेरी बनती है 30/36, तो ए के जीतने की फिर बनती है 5/36, फिर ए के हारने की बनेगी वही 31/36 इंटू 30/36। इज दैट क्लियर? इसी पे स्क्वायर लगा देता हूँ, रिपीट हो रहा है 2 बार, इंटू 5/36, ऐसे चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक। तब तो बड़ा सिंपल है इसको सिंप्लीफाई करना। a/1 - r, जीपी का सम तो ए यानी फर्स्ट टर्म 5/36 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो। कॉमन रेशो मेरा ये बनेगा 31 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 36 स्क्वायर एक तरह से। तो ये मेरा बनेगा 5/36 मल्टीप्लाइड बाय, ये एलसीएम को ऊपर ले लेता हूँ मैं, 36 स्क्वायर डिवाइड बाय 36 स्क्वायर माइनस 31 इंटू 30। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 36 से एक 36 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा 36 5 जा 180 डिवाइडेड बाय 36 स्क्वायर माइनस 31 इंटू 30। तो 36 स्क्वायर हो जाएगा मेरा 1296 माइनस 913, तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, दैट विल बी द माय आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन इसका क्वेश्चन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ओमेगा इज imaginary cube root of unity. इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 2 प्लस ओमेगा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 2 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 4 इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा, ये आपको दिया हुआ है। ए बी दोनों रियल नंबर है, क्वेश्चन में दिया है, तो आपको वैल्यू निकालना है ए प्लस बी का, तो बताना ए प्लस बी कितना होगा, दैट इज माई क्वेश्चन। अब यदि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आपको एक रिलेशन तो पता ही होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। अब देखिए 2 प्लस ओमेगा होल पावर 4, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 2 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर और इस पूरे पे वापस होल स्क्वायर, सो ये मेरा, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसके इक्वल अपन इसको बाद में इक्वेट कर देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरा बनेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा, ये होल स्क्वायर में लगा देता हूँ उसके ऊपर। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला पार्ट में 4 ओमेगा बन गया मेरा। नाउ अब मैं जो ओमेगा स्क्वायर वाला पार्ट है इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ इस वाले रिलेशन से, -1 माइनस ओमेगा, तो ये मेरा बनेगा -1 माइनस ओमेगा प्लस 4 ओमेगा, और ये मेरा होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये 4 ओमेगा में से मेरा ये ओमेगा चला गया, तो ये मेरा बना 3 ओमेगा प्लस 3 बनेगा मेरा। इज दैट क्लियर? 3 ओमेगा प्लस 3, और फिर इसका मेरा होल स्क्वायर बनेगा। फिर से मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लेता हूं, तो ये मेरा बनेगा 9 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18 ओमेगा। इज दैट क्लियर? अब ये फिर से मेरा जो ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि मेरे को आंसर लाना है ओमेगा के टर्म्स में, तो ओमेगा स्क्वायर तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो -1 माइनस ओमेगा, तो ये फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ -1 माइनस ओमेगा प्लस 9 प्लस 18 ओमेगा। यस नो? तो ये मेरा बनेगा फाइनली -9 देन -9 ओमेगा प्लस 9 प्लस 18 ओमेगा। यस नो? तो ये मेरा -9 से +9 कैंसिल, 18 ओमेगा में से 9 ओमेगा गए, तो क्या बना मेरा? 9 ओमेगा मेरा फाइनल बचा। इज दैट क्लियर? अब ये जो मेरा 9 ओमेगा बचा है, ये किसके इक्वल इक्वेट करना मेरे को? a प्लस बी ओमेगा के,
ये जो क्वेश्चन में जैसा कि दिया है, तो ए वाला पार्ट मेरा 0 हो गया और बी वाला पार्ट मेरा 9 हो गया, तो ए प्लस बी वाला पार्ट मेरा 9 हो जाता है जो हमको पूछा है। इज दैट क्लियर? तो इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सेंटर ऑफ सर्कल एस, passing through the intersection points of circles x square plus y square minus 6x equal to 0 and x square plus y square minus 4y equal to 0 lies on the line 2x minus 3y plus 12 equal to 0. Then circle S passes through. चलिए पहले आपको एक बार समझा देता हूं मैं कि यदि आपको ये बताना है कि ये कोई सर्कल इन दो सर्कल के इंटरसेक्शन से होकर के जा रहा है, तो उसकी इक्वेशन आप इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लेमडा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। यस नो, ये आपने पढ़ा होगा। तब यहाँ पर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू इसके साथ में कोफिशिएंट बनेगा 1 यहाँ से आएगा, लेमडा यहाँ से आएगा, तो ये मेरा 1 प्लस लेमडा बन जाएगा। इज दैट क्लियर? प्लस वाई स्क्वायर और ये मेरा बनेगा 1 प्लस लेमडा अगेन ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ भी लेमडा कोफिशिएंट है यहाँ पर, और उसके बाद मेरा बनेगा माइनस 6x डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, सॉरी माइनस 6x ये वाला, और ये माइनस मेरा बनेगा 4 लेमडा y इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब मैं इस पूरी इक्वेशन को लेमडा प्लस 1 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 अपॉन लेमडा प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज लुकिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन में मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ, सेंटर के क्या होता है मेरा, ये होता है 2g के इक्वल है, तो माइनस जी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा 3 अपॉन लेमडा प्लस 1, माइनस जी माइनस एफ होता है ना सेंटर, और ये इसी तरह से ये 2f के इक्वल है, तो f मेरा हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1, है ना, और माइनस एच जी माइनस एफ होता है तो माइनस भी हट जाएगा, तो ये मेरा c का वैल्यू आ गया जो कि सेंटर है, और ये सेंटर हमारा जो दिया है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो क्यों ना मैं इसके अंदर पुट करके इसको सेटिस्फाई करूंगा, तो जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो मुझे इससे लेमडा का वैल्यू मिल जाएगा, और वो लेमडा का वैल्यू आएगा -3। आप एक बार चेक कर लेना सॉल्व करके। इज दैट क्लियर? अब ये लेमडा का वैल्यू -3 पुट करेंगे हम किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें उसकी इक्वेशन मिल जाएगी सर्कल की। तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, देन उसके बाद प्लस लेमडा की जगह -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। इससे मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, फिर एक एक करके ऑप्शन इसमें पुट करके देख लेना कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स इट। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। यार ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का शायद 10th स्टैंडर्ड में है क्वेश्चन ये वाला, एग्जैक्टली आई एम नॉट रिमेंबरिंग, पर मुझे ऐसा अनुमान है कि ऐसा है। यस प्लीज, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट (200 meter above a lake) the angle of elevation of a cloud is 30 degree. Is that clear? And the angle of depression
and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree, then find the distance of cloud from the point. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि ये है आपकी लेक, ये पानी, और ये आपका एक कोई पर्टिकुलर हाइट है 200 मीटर। इस हाइट के ऊपर जो यहाँ पॉइंट है, यहाँ से एक बादल है, ये क्लाउड है यहाँ पर। इस बादल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये वाला, ये इसका हॉरिजेंटल में बना देता हूं इधर ऐसा। तो ये जो मेरा एंगल दिया हुआ है, ये एंगल मेरा दिया 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन में दिया कि इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इस क्लाउड की जो शेडो है, रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन इस जगह कहीं है मान लो। तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बन रहा है ये वाला, दैट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? तो आपको पूछा ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ आपको फाइंड करना है इस क्लाउड से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इज दैट क्लियर? चलिए अपन ट्राई करते हैं। अब ये 200 है तो ये मेरा 200 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? इसको मैं x मान लेता हूं, ये मुझे नहीं पता तो इसको मैं y मान लेता हूं, इस वाली लेंथ को। इसको मैं यहां से ऐसे एक्सटेंड करके इसको इससे ऐसे मिला देता हूं। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, x बाय वाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये x ये बाय वाई इक्वल टू लिख रहा हूं मैं tan 30 डिग्री। यस नो? तो ये मेरा x अपॉन वाई बनेगा 1/√3। तो y इक्वल टू मेरा बना x√3। इज दैट क्लियर? इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब ये वाला जो मेरा है लेंथ, ये वाला, अब आप देखो ये वाला जो मेरा लेंथ है ये मेरा 200 + x हो जाएगा। कौन सा वाला लेंथ? ये झील से इस क्लाउड तक का। तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो भी उतना का उतना ही बनेगा, अंदर जितना वो चीज ऊपर उतना नीचे रिफ्लेक्शन बनेगा। तो ये मेरा 200 + x होगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, इसके अंदर ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये वाली है ना, 200 + x। तो ये वाली और ये वाला 200 है तो ये लेंथ हो गई मेरी 400 + x। और ये y है तो ये भी मेरी y हो गई। तो ये मेरा बनेगा 400 + x, ये परपेंडिकुलर हो गया, डिवाइडेड बाय y, ये मेरा हो जाएगा ये वाला tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री मेरा होता है √3। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा 400 + x इक्वल टू y√3। इज दैट क्लियर? अब ये लेंथ निकालने के लिए मेरे को x और y दोनों चाहिए, तभी तो मैं पाइथागोरस लगा पाऊंगा। x और y दोनों का वैल्यू मेरे को फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ पर y की जगह x√3 लिख सकता हूँ जहाँ जहाँ y है। तो ये मेरी जो इक्वेशन है 400 + x इक्वल टू y की जगह मैं लिख रहा हूँ x√3 × √3। तो ये मेरा 3x बनेगा। तो ये x इधर आ जाएगा तो 2x इक्वल टू मेरा बनेगा 400, तो x मेरा बन गया 200। इज दैट क्लियर? तो ये जो मेरा x आ रहा है ये मेरा 200 आ गया, और x से 200 आ गया तो मेरा y भी आ जाएगा 200√3। तो पाइथागोरस से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो √200 का स्क्वायर, तो ये 4 के आगे 4 0 लगा दूं मैं, और फिर ये प्लस 200√3 का स्क्वायर, तो ये आपका √3 का स्क्वायर 3 × ये आ जाएगा, ये 40,000 है तो 1,20,000 आ गया। 40,000 जोड़ेंगे तो ये 1,60,000 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये 400 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था जो मैनेजेबल था, मैनेज कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
सेट थ्योरी का एक बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन तो अक्सर आपका हर एक किसी मटेरियल में मिल ही जाएगा आपको, कहीं भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, सपोज x1 x2 x3 dash 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 x50 are 50 sets, each have 10 elements. Each have 10 elements. और साथ में ये भी दिया है कि y1 y2 dash 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 up to yn are n sets, each having 5 elements. Is that clear? अब साथ में ये भी दिया है कि सबका यूनियन जो एक्स आई है, यूनियन समेशन एक ही बात है, कुछ भी लिख लो, इक्वल टू समेशन वाई आई, और ये दोनों का यूनियन एक जेड सेट के इक्वल है। एंड ईच एलिमेंट ऑफ जेड, each element of Z belongs to exactly 25 of xi and exactly 6 of yi, exactly 6 element of yi. फाइंड n, तो बताओ n कितना है, ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छा और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो z वाले सेट के अंदर है, सपोज करो k, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने k एलिमेंट अज्यूम कर लिए। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में ये दिया है कि ईच एलिमेंट ऑफ z बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 25 ऑफ xi, मतलब ये एक्स आई वाले मेरे जितने भी सेट है तो z का हर एलिमेंट उन सेट्स में 25 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि उन z के एलिमेंट जितनी बार आए उनकी काउंटिंग हो जाएगी 25 टाइम्स के, क्योंकि हर एलिमेंट मेरा k एलिमेंट है और हर एलिमेंट 25 टाइम्स एक्स सेट में आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये 25 के एलिमेंट हो गए जो कि इक्वल हो जाएंगे वो सारे एक्स आई सेट के एलिमेंट के इक्वल। तो एक्स आई सेट है कितने, 50, और एक सेट में कितने एलिमेंट है, 10। तो इससे मुझे k का वैल्यू पता चल जाएगा। तो k का वैल्यू मेरा आ गया इससे 25 टू ज़ात, k मेरा आ गया 20। इससे ये पता चल गया कि ये जो मेरा z वाला सेट है इसमें कितने एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में ये भी दिया है कि इस सेट का, z सेट का जो हर एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 6 बार है, 6 जगह है वाई आई के अंदर। ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट 6 जगह है, तो जो 20 एलिमेंट है वो 6 जगह आ जाएंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 20 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट 6 जगह आ रहा, तो टोटल 120 एलिमेंट यानी वाई सेट्स के अंदर मिला के हैं। और वाई सेट के एक एलिमेंट में 5 एलिमेंट है और उसमें कितने सेट है ये नहीं पता, एक सेट में 5 एलिमेंट है ये दिया हुआ है, और वाई सेट है कितने ये नहीं पता। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 120 डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरा n आ गया, तो मेरा n बना 24। इज दैट क्लियर? यानी कि 24 सेट्स मेरा है ये। तो ये बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन था जो अपन मैनेज कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। यस प्लीज, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो ले रहा हूं इसके अंदर ये दिया हुआ है कि 1 + x होल टू द पावर n + 5, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कंजुगेटिव टर्म्स का रेशो दे रखा है। कंजुगेटिव टर्म्स, इसके जो कंजुगेटिव टर्म्स है उसका रेशो दे रखा है 5, 10, 14, 5, 10, 14। इज दैट क्लियर? और आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ज्यादा बड़ा से बड़ा कोफिशिएंट कौन होगा इसका। इज दैट क्लियर? अब पहले तो मैं कंजुगेटिव टर्म्स को अज्यूम कर लेता हूं। मेरा पहला टर्म है टी आर, दूसरा कंजुगेटिव टर्म है टी आर + 1,
तीसरा है मेरा टी आर प्लस टू, इस तरह से मैंने एज्यूम करा। अब इनका रेशो का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, तो ये टी आर डिवाइडेड बाय टी आर प्लस वन, यदि मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ टी आर डिवाइडेड बाई टी आर प्लस वन, अब ये जो मेरा बनेगा टी आर अपॉन टी आर प्लस वन, तो इसका जो टी आर का वैल्यू क्या बनेगा मेरा, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर होता है, तो ये एन की जगह कितना है मेरा एन प्लस फाइव सी, आर की जगह कितना आएगा आर माइनस वन। इज दैट क्लियर? वन की पावर कुछ भी करो वही रहेगा, और एक्स की पावर कुछ भी करो तो यहाँ पर पूरी सॉल्व होकर के आ जाएगी चीज़ें। तो ये मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइनली ये आना चाहिए आपका 5 प्लस एन माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, और ये किसके इक्वल है, टी आर अपॉन टी आर प्लस वन, 5 अपॉन 10 के इक्वल है, तो ये मेरा बनेगा 1 अपॉन 2, इससे मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से यदि मैं एक और कंपैरिजन कर लेता हूँ, टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय टी आर प्लस टू, इसको भी मैं फार्मूला वही लगा करके बाइनोमियल का एन सी आर और वो सब लगा करके सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे को मिलेगा एन प्लस फाइव माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। आप इसको चेक कर सकते हैं अच्छे से। इज इक्वल टू मेरा बनेगा ये 10/14 यानी कि 5/7 बनेगा। तो एक इक्वेशन मेरी ये बनी और दूसरी इक्वेशन ऊपर वाली बनी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मैं एन और आर निकाल लूँगा। तो मेरे को एन का वैल्यू मिलता है 6 और आर का वैल्यू मिलता है 4। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए। जब n 6 है तो मेरा जो ये पावर में n+5 है ये मेरा 11 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 11 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 और R 4 है मेरा, तो 11C1 11C2 ऐसे सारे कंज्यूगेटिव टर्म्स इसके अंदर आते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पर जो मेरा उन्होंने पूछा है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आपका कौन होगा, 11C। आपका यदि ये पावर 11 आएगा तो 12 टर्म्स आएंगे, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ये वाला होगा मेरा 11C5। एक बार आप देख लेना करके, इससे आसपास वाले टर्म इससे कम होंगे तो ये हमारा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, आई थिंक ये 462 आता है सॉल्व करने पे। एक बार चाहें तो चेक कर लें आप इसको। 11 10 9 8 7 और ये अपोन में आ जाएगा मेरा 5 4 3 2 1, तो 11 ये पूरा आ गया ना। अब ये देखो मेरा 4 से ये 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा 8 पूरा कैंसिल हो गया। अब मेरा ये 5 से कैंसिल होगा ये, तो ये 2 जा आ जाएगा, और ये 3 से मेरा कैंसिल होगा तो 3 जा हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 से 7 जा 42 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे। यस 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 यस, सो 462 इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अपन इन चीज़ों को मैनेज कर पाए। चलिए, और मैं देख लेता हूँ यदि कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो अपन पहले वो ले लेते हैं प्रायोरिटी में। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मैं इसको एक्सप्लेन किया देता हूँ। देयर आर 6 MCQs, each have 4 options। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं एंड ओनली 1 इज करेक्ट। और 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन solve exactly 4 correct answers। अब 6 में से एग्जैक्टली 4 करेक्ट करना, तो 6 तो टोटल है, तो पहले तो कौन से 4 सेलेक्ट तो करना पड़ेगा, दैट इज 6C4। इज दैट क्लियर? अब वो 4 तो करेक्ट है ही, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। अब जो 2 गलत वाले हैं, अब वो गलत कितने तरह से कर सकता बंदा, जैसे 4 ऑप्शन है, मान लो ये है करेक्ट वाला, तो गलत 3 तरह से कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन 3 तरह से गलत कर सकता है, दूसरा भी 3 तरह से गलत कर सकता है। तो 6C4 मेरा 6C2 के इक्वल होता है। 3 3 जा 9, 6C2 मेरा हो जाएगा 6 × 5/2 × 9, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 9 जा 135 आ रहा है मेरा आंसर इसका। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, इसको देखते हैं क्या बना सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन बनता है। लेट अस सी।
यस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सॉरी माइनस है, dy बाई डी एक्स माइनस y माइनस 3x डिवाइडेड बाय log ऑफ y माइनस 3x इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? और साथ में कुछ ऑप्शंस दिए थे, यानी कुल मिलाकर के इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, इसका सॉल्यूशन लाना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉमन चीज़ आप देख रहे हैं y माइनस 3x, तो क्यों ना अपन इसको कुछ एज्यूम कर लें। तो y माइनस 3x को मैं t मान लेता हूँ। तो y माइनस 3x मेरा t बना, डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स माइनस 3 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये मेरा बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स प्लस 3। यस नो? तो ये जो मेरा dy बाई डी एक्स है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी टी बाई डी एक्स प्लस 3 माइनस टी बाय लॉग टी इक्वल टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये 3 से मेरा 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरा बनेगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी बाय लॉग टी। कोई इश्यू तो नहीं इसके अंदर? चलिए अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं कि log t को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले लेता हूँ, t को अपॉन में इधर log t बाई टी डी टी, ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, dx के इक्वल हो जाएगा। ये मैंने वेरिएबल एक तरह से सेपरेट कर दिए। तब मेरा हो जाएगा log t बाई टी, log t को सपोज मैं u मान लेता हूँ, तो 1 अपॉन टी डी टी इक्वल टू डी यू। तो मेरा ये फाइनली ये बनेगा u डी यू बन जाएगा। तो ये मेरा u स्क्वायर बाई 2 बनेगा, यानी कि log t का होल स्क्वायर बाई 2। समझ आ रहा है आपको? आप चाहें तो रफ में पूरा कर लेना इसको। इक्वल टू, और dx का मेरा इंटीग्रेशन बनेगा x प्लस सी। इज दैट क्लियर? बस अब सारा काम हो गया। t की जगह t का वैल्यू पुट कर दो, तो ये बनेगा मेरा log ऑफ y माइनस 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x प्लस सी। दिस इज माई आंसर। तो ये एक सिंपल सा इंटीग्रेशन था जिसको अपने को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम